नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। लोग कहते हैं किसकी, और हम कहते हैं उसकी, जिससे हम आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि जब हम बात करते हैं तब ऐसे लोगों को आपके लिए सामने लेकर आते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते, और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाएं जिसके बारे में आप जानें आखिरकार ऐसे व्यक्ति किन चीज़ों के धनी हैं। चलिए दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं एक पंक्ति आपके सामने दोहरा देता हूं, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई है। उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है, आपको बता देता हूं। मैं अकेला चलूँगा तो शुरुआत होगी। मैं अकेला चलूँगा तो शुरुआत होगी, जिसके बाद बताता हूँ हम सब साथ चलेंगे तो बदलाव होगा। दोस्तों, यही कंसेप्ट जो लेके आए हैं उनका नाम बता देता हूँ। वो हैं सतपाल अरोड़ा, यानी साहिल हिंदुस्तानी। उनके द्वारा ये लिखी पंक्ति जो मैंने आपको बताई है, मैं अकेला चलूँगा तो शुरुआत होगी, इसी पंक्ति को मैं अब तक टाइम से जोड़ देता हूँ। मैं अकेला चलूँगा तो शुरुआत होगी, और मेरे साथ जब आप सब लोग जुड़ जाएंगे तो आपकी और हमारी मुलाकात होगी। साहिल जी, आपका अब तक टाइम्स के प्रोग्राम पे चाय की चुस्की बात करेंगे उसमें बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुखीजा जी। और आपने ये मुझे मंच दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ कि मैं अपनी बात रख पाऊँ, मैं भी मुलाकात कर पाऊँ अपने शहर की जनता से, लोगों से मैं भी मुलाकात कर पाऊँ। धन्यवाद साहिल जी, मुलाकात तो आपकी आज काफ़ी लोगों से होने वाली है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग कैसे रहा है चाय की चुस्की नहीं, में बात अच्छा कर है रहे हैं? ये, अच्छा है। वैसे मैं चाय पीता नहीं, लेकिन आपके साथ मैंने, जब आपके प्रोग्राम का नाम ही यही है कि चाय पे चुस्की बात करेगी उसकी, तो मैं भी आपके साथ चाय शेयर कर रहा हूँ। तो आपकी खूबसूरती का राज यही है कि चाय पीते नहीं है? कह सकते हो आप। दोस्तों, बिल्कुल कह सकते हैं हम, और कह रहे हैं, और आप सुन रहे हैं, और आपके सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। दोस्तों, आप इस प्रोग्राम को साथ साथ लाइक और शेयर कर दें, ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत मायने रखता है। साहिल जी, सीधी बात करें तो आज कल आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैंने सुना था आपने कि अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया है। हाँ जी, बिल्कुल दे दिया सुखीजा जी, मैंने रिज़ाइन दे दिया था। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं ये 24/7 इसके अंदर रहूं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे शुभचिंतकों ने, जो कंसर्न रखते हैं मुझसे, जिनको अपनापन है, उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें समझाई। तो उसके बाद मैंने ये तो डिसाइड किया कि ये इसकी मैं कुछ भी ऐसा करूँगा जिसमें मैं इस पर भी पूरा टाइम दे पाऊँ, उस पर भी टाइम दे पाऊँ, जिसको एक पार्ट टाइम कहते हैं। यस, क्योंकि 73 सालों से जो राजनीति करने के तरीके हो रखे हैं सुखीजा जी, वो एकदम से नहीं बदलेंगे। ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं समाज के, उन्होंने बताया, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया कि एक आपका नारा ये भी है कि ये ना मुद्रा चलेगी ना मदिरा चलेगी। बावजूद इसके चुनाव में बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए होता है। तो कहीं ये ना हो कि आप पूरी मेहनत करें और एंड में आके एक जो सबसे मेन फैक्टर है पैसा, उसको लेके कहीं आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएं, तो आपकी लड़ाई बहुत कमज़ोर हो जाएगी। तो आप अपने आप को वहाँ से भी पूरा का पूरा परिपक्व रखें, अपना पैसों का खजाना भरा रखें कि उस समय आपको पैसे के लिए कहीं पे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आपको बता देता हूं, पहले जैसे ही हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो प्रोग्राम को हमें हटाना पड़ा, और एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। और आपको बता देते हैं, साहिल जी का कहना है ना मुद्रा चलेगी ना मदिरा चलेगी। दोस्तों, ये कभी हो ही नहीं सकता। साहिल जी, मुद्रा भी चलेगी और मदिरा भी चलेगी, तभी तो कुछ होगा। सुखीजा जी, आप भी यहीं थे, मैं भी यहीं था, और मैंने तो 2019 का भी चुनाव लड़ा। अब वो इतने सारे वोट आए, मुझे उस चीज़ की भी खुशी है। नहीं तो साहिल हिंदुस्तानी कोई रजवाड़े खानदान से नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, सेलिब्रिटी का बेटा नहीं है, किसी नेता का बेटा नहीं है। तो 858 लोग गए, कोई स्कूटर पे गया, कोई बाइक पे गया, कोई कार पे गया, लाइन में लगे और उन्होंने सेब का बटन दबाया, और वो बगैर मुद्रा और मदिरा के था। तो उसके बावजूद यहाँ पे 2-3 पार्टीज भी लड़ रही थी, जो उस अपने सिंबल से लड़ रही थी। किसी के 99 वोट थे और किसी के 110 वोट थे। तो अगर ना मुद्रा और ना मदिरा, मैंने तो ना उस चुनाव में भी किसी को एक पैसा दिया था ना लिया था, और ना किसी को मदिरा पिलाई थी ना मुद्रा दी थी। तो मुझे लगता है लोगों को धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी
देश की आज़ादी में भी लोगों को जगाने में 200 साल लग गए थे। 1857 की क्रांति शुरू हुई और 1947 में जाके आप देखो, और वो क्रांति का रूप 1857 में लिया था, लेकिन वो चिंगारी आज़ादी की तो कई वर्षों पहले जलनी शुरू हो गई थी, 200-250 वर्षों पहले शुरू हो गई थी। तो समय लगता है अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ें जल्दी अडॉप्ट हो जाती हैं। राखी सावंत का वीडियो जल्दी शेयर हो जाता है, जल्दी हिट हो जाता है, लोग थोड़ा मसाला देखना चाहते हैं। अच्छे लोग भी हैं जो मसाला नहीं देखते, इसलिए जो अच्छे हैं वो कम हैं, जो मसाले वाले हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, चीज़ें होंगी, लोग जागेंगे। आखिरकार देश हमारा है, समाज हमारा है, शहर हमारा है, हम सबकी जिम्मेवारी है। हम नहीं जागेंगे तो कौन जागेगा। साहिल जी, गंदगी की बात आपने छेड़ दी है। दोस्तों, हम आपको गंदगी किसी कीमत पे नहीं दिखाते। हमारा एक चैनल्स का हमारे एक सिस्टम है बहुत बड़ा। हम किसी भी तरह से गंदगी को दिखाते ही नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए सुखीजा जी। आप गंदगी से वो आप सोचते हो कि ये इसकी आपका वीडियो वायरल हो गया, ये हो गया, आपको पसंद कितने लोग कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। आपके लिए लोगों के मन में रिस्पेक्ट कितनी है वो मायने रखता है। वीडियो तो आप कुछ भी मसाले वाला डालो, वो हमारे देश में इमीडिएट शेयर हो जाता है जी। बिल्कुल दोस्तों, बात बिल्कुल ठीक है कि गंदगी दिखाने, गंदगी को परोसना, ये हमारे बस का नहीं है। इस चीज़ों से हम बेसिकली दूर रहते हैं। साहिल जी, बात करें, एक सेक्टर है वीर विक्रम वाला। हाँ जी। और क्योंकि मामला थोड़ा सा पॉलिटिकल इसलिए जोड़ दिया मैंने, थोड़ा सा प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्ट बन जाए लोगों का। साहिल जी, वीर विक्रम वाले वार्ड में ही चोरियां हो रही हैं लगातार। कभी टाइल्स चोरी हो जाती है, कभी माल चोरी हो जाता है, कभी बिजली का मीटर चोरी हो जाता है। पूरे करनाल के 20 वार्ड हैं। इसी वार्ड में ऐसा क्यों हो रहा है? इसी वार्ड में ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जी, अगर आप एक पत्रकार भी हैं और सुलझे हुए पत्रकार हैं, इतने टाइम से पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर आप भी सवालिया निशान इस पे लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मैं तो पत्रकार साथियों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इसमें कुछ है, अगर इसके पीछे किसी की इंटेंशन है, किसी की कोई साजिश है, तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए और लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। भ्रष्टाचार भी इस वार्ड में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वो खुद पार्षद कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो इंटरलॉकिंग सी फुटपाथ बन रहा है, उस पर ब्लाइंड लोगों के चलने का रास्ता बन रहा है, वो टोटल ही धांधली है। उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, लेकिन वो बोल देते हैं कैमरे पे आके, चिट्ठी पत्र नहीं लिखते सरकार को। क्या आपको लगता क्या है कि मामला है क्या? कई बार ऐसा होता है जी, आप अगर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उन्हीं के खिलाफ चिट्ठी पत्र लिखने में बहुत सारी दुविधा होती है। आसान नहीं है जी। वो कहते हैं कि वो तालाब में रहकर मगरमच्छ से वैर करना, तो ये आसान काम नहीं है सर। तो मीडिया में आके बोलना ये कितना आसान है? मीडिया में बोलना, आके बोलना बड़ा आसान सा है जी। तो आदमी की इमेज नहीं इससे डिफाइन करती। जब आप मीडिया में देख रहे हैं ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको याद होगा मिस्टर सारंगी जी थे जिनको मंत्री बनाया गया था। आप देखो उस टाइम मीडिया में क्या क्या चला था, झोपड़ी वाले सारंगी जी, ये सारंगी जी, वो सारंगी जी, गरीब सारंगी जी, उनको मिनिस्टर बना दिया गया, वाहवाही लूटी गई थी, पूरे देश में कैंपेन चला था और लाखों करोड़ों रुपए मीडिया पे खर्च हो गया था। लेकिन आज उनको हटा दिया गया, कहीं मीडिया में नहीं आया। तो ये तो जी वो है अवसर का मौका, मतलब मौके को कौन भुनाता है, मौके को कौन भुनाता है, वो सबसे बड़ी बात है जी। मौके को आज के समय में जो मौके को भुना जाता है शायद वही आगे निकल जाता है। बाकी जो बेचारे कागजी कार्रवाई में लगे रहते हैं, इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं, वो पीछे रह जाएंगे सुखीजा जी। साहिल जी, मौका भुनाने का प्रयास आपने किया था, फिर बुन क्यों नहीं पाया? मैंने जिस तरीके के शाम दाम दंड भेद वाले रास्ते हैं ना जी मौका भुनाने के, मैंने वो वाला एक भी रास्ता नहीं अपनाया ना सुखीजा जी। आप मानेंगे, मेरे करनाल में होंगे 70-80 रिश्तेदार भी होंगे मेरे रिलेटिव। अगर मैं आपसे उनकी बात कराऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उनको फोन भी नहीं किया था कि मुझे वोट देना। लोग तो मैंने देखा है इलेक्शन के टाइम पे पैरों में पड़ जाते हैं, जा जाके ताऊ, मामा, फूफा, बुआ, बहन सब कुछ बना लेते हैं। मैंने तो जो मेरे अपने रिश्तेदार हैं उनको तक को फोन नहीं किया था कि आप मुझे वोट देना। मेरा सीधा सा एक ही मैसेज था, मेरी सोच ये है, मेरे विचार ये हैं, मेरी विचारधारा ये है, अगर आपको लगता है मैं सही हूं तो वोट दे देना, नहीं तो मत देना। मैंने किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े सर। मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि मैं किसी के आगे जाके गिड़गिड़ाऊंगा, कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आपका बेस क्या था फिर? मेरा बेस ये था, मैंने जैसे आपको बताया कि 73 सालों से राजनीति करने के एक ही तरीके बने हुए हैं, उनमें बदलाव नहीं आ रहा। एक पार्टी का नेता आता उसके भी पैरों में पड़े हैं, दूसरी कार है उसके भी पैरों में पड़े हैं लोग, तीसरी कार है उसमें भी पैरों में पड़े। डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। हम
चुनते हैं अपने जनप्रतिनिधि को, हम उनको राजा महाराजा बना देते हैं। तो इन सब चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ सुखीजा जी, हमारे देश का दुर्भाग्य हो गया ऐसा, एक बार हम चोरों को चुन रहे हैं, एक बार लुटेरों को चुन रहे हैं, एक बार निकम्मों को चुन रहे हैं, एक बार नकारों को चुन रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहा। आप 73 सालों से गरीबी जाएगी, आज भी आप देख रहे हो, मुख्य प्रधानमंत्री साहब का एक बयान था कि 80 करोड़ जनता को हमने राशन दिया, गरीब को। 130 में से 80 करोड़ अगर भूखे नंगे हैं, गरीब है, जिनको राशन की जरूरत है, तो क्या बदला 73 सालों में? सिर्फ पहले एक पार्टी के सांसद और विधायक करोड़पति बनते थे, बाद में दूसरे के बन जाते हैं, फिर पहले के बन जाते हैं, फिर दूसरे के बन जाते हैं। यही सब तो हो रहा है। नेता लोग पट्टा बदल रहे हैं, गाड़ी की झंडी बदल रहे हैं, चरित्र नहीं बदलता, नीयत नहीं बदलती, और लूटखोरी जारी है जी। क्या बात है साहिल जी, बड़ी जबरदस्त बात करी आपने। परना बदला, कुर्ता बदला, पजामा बदला, इवन देन की कच्चे बनैन तक बदल डालते हैं लोग, लेकिन उनका चरित्र है जो चरित्र, नंबर 1 चरित्र नहीं बदला, नंबर 2 उसकी मानसिकता नहीं बदली, उसके संस्कार नहीं बदले साहिल जी, नीयत नहीं बदली और उसकी नीयत नहीं बदली। लेकिन बदला तो क्या बदला? राज बदला। राज जनता के लिए नहीं बदला। हाँ, जनता के लिए बदला हो तो बताओ। हमारे करनाल शहर में जब मैं अपनी कंपेनिंग कर रहा था, मैंने पैदल कंपेनिंग की, लगभग 15,000 लोगों से मिला अपनी विचारधारा की एक बुकलेट लेके। तो कुछ लोग बोलते थे, यार आजाद उम्मीदवार क्या करेगा तू? अरे मैं कह रहा हूं, अब तुमने करनाल शहर का मुख्यमंत्री चुन लिया, अब आप देख लो करनाल शहर का क्या हाल हो रखा है। पूरा शहर टूटा फूटा कटा पटा पड़ा है, पूरा का पूरा शहर। टाइलें लगती है, अगले दिन एक बारिश में बैठ जाती है। इन बारिश में आपने देख लिया, थाईलैंड पताया हमारा करनाल शहर बना हुआ है। लाइव वीडियो आ गए, एक दूसरे का एलिगेशन लगाते हुए लड़कियां सामने आ गई, बावजूद उसके आज भी वही सब चल रहा है। तो लंदन तो किसी ने बनाया नहीं, टोक्यो तो किसी ने बनाया नहीं, थाईलैंड पताया बना दिया। वो लोग बड़े खुश हैं जिनके वहां जाके मसाज करा के आते थे ना, लाखों रुपए खर्च होते थे, उनका काम अब हजारों में हो जाता है सुखीजा जी। वो बड़ा धन्यवाद करते हैं। गंदगी बड़ी फैल गई है, इसका मतलब देख लो, आपके सामने है, आप पत्रकार हैं, आपको भी मालूम होगा, आपने भी ये वो वीडियो देखे होंगे, सारे बड़े चैनल्स ने कवर भी किया उनको। ठीक है जी, सेक्टर 12 का जो स्पा सेंटर चल रहा है, सबने कवर किया। देखिए, गंदगी हमने तो नहीं कवर की, आपने कवर नहीं की, लेकिन वो एक मुद्दा तो था ना, समाज तो उस पर गलत रास्ते पे जा रहा है ना। अगर आपको चीजें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी तो बड़ा इजी होता है बिगड़ना और बिगाड़ना समाज को। साहिल जी, इस पूरे मामले के अंदर आपने ये इशू उठा दिया। दोस्तों, आपको बता देते हैं, जितने भी ये इस तरह के इनलीगल वर्क चल रहे हैं, अवैध कार्य चल रहे हैं, इसके लाइसेंस नहीं है, ये फिर चलते कैसे हैं? हाँ, ये तो देखो, वो होता है ना पर्ची और खर्ची, जो हमारे मुखिया साहब बोलते हैं, हमारे यहाँ तो पर्ची और खर्ची चलती नहीं। मेरे ख्याल से इनसे ज्यादा पर्ची और खर्ची किसी सरकार में चली ही नहीं होगी। लोगों के कहने हैं, इनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के खुद के कहने हैं कि उन्होंने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। मैंने कहा, क्यों भैया, क्यों निकलना बंद कर दिया? कहते लोग कहते काम कराओ, काम किसी के होते नहीं, सही काम भी नहीं होते, और गलत काम के लिए रेट 5 गुना हो चुका है। नहीं, रेट वाली बात तो हमारे सामने अभी तक तो आई नहीं ना जी ना, मैंने तो अबे मेरे को ही याद है, जो काम मेरा 1,000 रुपए में तहसील में हो रहा था, जो मेरी वाइफ और मेरा तहसीलदार वाला केस हुआ था, वो 1,000 रुपए में तो हो रहा था। हैं, वो जिसने भी कहा, जो भी था, वो पता नहीं पटवारी था, नंबरदार था, जो भी था, उसने कहा 1,000 रुपए तो आधे घंटे में ले जाना। हमने कहा हमारा सही काम है, पारदर्शिता वाली सरकार है, ईमानदार सरकार है, तो हम तो जो एज ए लेमैन, एज ए कॉमन मैन जैसे काम होता है वैसे ही कराएंगे। उसके बावजूद क्या हुआ, मुझ पे FIR हुई मुझ पे। मैंने एडवोकेट को फीस दी, उसके बाद मैंने 4 दिन की छुट्टी ली अपनी तारीखें भुगतने के लिए। केस आज तक चल रहा है, तो मुझे 1,000 वाला काम 50,000 का पड़ गया, और अभी तक भी केस चल रहा है। तो ये देखो ना, ये तो 50 गुना हो गया। ये तो 1 गुना भी नहीं हुआ, 5 गुना भी नहीं होगा, 50 गुना हो गया। तो साहिल जी, इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए था। दोस्तों, बता देता हूँ क्या चेंज करना चाहिए। भ्रष्टाचार की गंगा में स्नान करोगे या उससे बचने की कोशिश करोगे तो जल जाओगे। साहिल जी, जिसने भी आपसे पैसे मांगे थे, आप उसको रेड हैंडेड क्यों नहीं करवाते? अरे मैंने अपनी वाइफ को आज तक जी स्कूल में बच्चों की फीस भरने नहीं भेजा था। पहली बार मुझे लगा कि ईमानदार सरकार आई है और उन्होंने तहसील में भेज दिया। तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं होता तो जी रेड हैंडेड थोड़ी ना पकड़ता, मैं तो रैप्टा मारता जी उसको। आदत है मेरी जी, मैं तो रैप्टा मार देता जी इमीडिएट। ईमानदारी से बता रहा हूँ, और आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। तो अच्छी बात है, बोलिए साहिल जी। आपको मैं रेड हैंडेड नहीं पकड़वाता, मैं तो जो भी था, जो भी पैसे मांगता। मुझसे एक केस में और मांगे गए थे, क्यों झूठ बोलूं, एक और रजिस्ट्री का केस था। मैंने बोला, जिसका बाप कह रहा है ना पैसे चाहिए, मेरे को सामने ले आओ। बगैर पैसों की हो गई, बगैर पैसों की हो गई। लेकिन पैसे तो खूब चल रहे हैं। हाँ देखो,
आप भी मान गए ना? बिल्कुल, मैंने एपिसोड चलाया था। हाँ। मैंने तहसील का भ्रष्टाचार का नंगा नाच एपिसोड चलाया। अरे वो आपके बड़े स्टिंग करके मैंने चलाए, लेकिन ये रुका नहीं है, आज भी चल रहा है। लोग मुझे कहते हैं कि तहसील के बारे में सुखीजा जी खबर निकालो बढ़िया सी। दोस्तों, तहसील की खबर बता देता हूँ। अभी एक नया एपिसोड और चला है, साहिल जी आपको भी बता देता हूँ कि साहिल जी एपिसोड क्या चला, एक चैम्बर बना दिए बहुत सारे ओके। अर्जी नवीसों के लिए, सरकार ने बनवा दिए, ब्यूटीफुल सुंदर बना दिए। अब उनमें से आधे अर्जी नवीसों ने किराए पे दे दिए। अरे वाह, तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? तो ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो ना जी, मुख्यमंत्री साहब आते हैं और यहाँ के एक तहसीलदार को सस्पेंड करके जाते हैं। भ्रष्टाचार था तभी तो वो किया। हमारी खबर पे ही हुआ था। हाँ। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एपिसोड चलाए थे मैंने, जिसके बाद पूरी तहसील के ऊपर सीएम साहब ने छापा मारा और बड़ी गाज गिरी थी। लेकिन उसके बावजूद वो क्या हालात है? क्या गाजगिरी जी, वो मुझे मालूम चला वो तहसीलदार थोड़े दिन में बहाल हो गया, इस जगह नहीं दूसरी जगह हो गया। तो वहां कौन सा उसने बंद कर दिया होगा जी? वहां से वापस भी तो आ गया। हाँ तो अरे तो फिर नहीं, ये वाले नहीं थे, वो दूसरे थे। वो कौन से वो थे? दूसरे थे, मुझे नाम याद नहीं है, वो दूसरे थे, ये नहीं थे। हाँ, वो जो इनकी जगह पे आए थे वो थे। अच्छा, हाँ जी, ये वाले नहीं थे। काफी लोग और भी सस्पेंड हुए थे। हाँ हुए थे जी, वो देखो सारे बहाल हो गए, सारे बहाल हो गए ना जी। तो फिर क्या, ये तो फिर मैंने आपको बोला ना जी, जो मौके की टीआरपी ले जाए, वो मौके की टीआरपी है। अनिल विज साहब आए, नगर निगम में छापे मारे, ये वाला रजिस्टर मेंटेन करो, ये वाला करो, ये वाला करो, विजिटर करो, ये करो। आप जाके एक बारी चेक कर लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, आप एक बारी चले जाना अगर वो वाले रजिस्टर मेंटेन हो रहे हो तो। और जिनको सस्पेंड किया था वो भी पता कर लेना आज कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये तो जो मौके की टीआरपी है कि किसको कितनी लेके जानी है, वो लूट के चला जाता है। हम भेड़े हैं जी, भेड़े। मैंने तो अपने आप को जनता मानना बंद कर दिया, मैंने अपने आप को गुलाम भेड़े बोलना शुरू कर दिया। हम भेड़े हैं, हमारा नंबर आएगा धीरे धीरे कटने का, कटेंगे हम, इसमें कोई दो राय नहीं है, कटेंगे। मेरे जैसी थोड़ी जल्दी कट जाएगी, जो ज्यादा मैं करती है ना, वो ज्यादा जल्दी कट जाएगी। जो शांत बैठे हैं, जिनको लगता है हमारा नंबर नहीं आएगा, आएगा उनका भी। हम गुलाम भेड़े हैं जी, हमें सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। लाइसेंस की फीस 1500 की जगह 5000 हो जाएगी, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। एक टोल टैक्स की जगह 10 टोल टैक्स लगेंगे, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इस सुविधा को लेने के लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब स्वीकार करना पड़ेगा। हम सब गुलाम भेड़े हैं यहाँ पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुखीजा जी, साहिल जी, एक बात बताता हूँ आपको, आपने बहुत अच्छी बात कही है। दोस्तों, जब किसी अवैध कॉलोनी पे पीला पंजा चलता है ना, वो कॉलोनी में बाहर आ जाती है। लोग कहते हैं कि पीला पंजा चलने के बाद वो कॉलोनी जो सी है वो माला माल हो जाती है, कॉलोनाइजर। और जब कोई अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड होता है ना, वो भी माला माल हो जाता है। ये क्या चक्कर क्या है ये देखो जी, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये एक विधि का विधान होता था रामचंद्र जी के वहां पर, एक इनकी सरकार में विधि का विधान चल रहा है। मुख्यमंत्री साहब खुद कह रहे हैं नहीं, तय मापदंडों से सब कुछ हो रहा है। तो तय मापदंड तो ये है। कल भी अखबार में खबर आई हुई थी, राशन पे जो डिपो पे जो गेहूं मिल रही है वो सड़ी हुई मिल रही है। तो तय मापदंड है जी, वो ऐसे ही मिलेगा, पहले से तय है। हाँ पहले से तय है कि ये जो सड़कें टूटी हुई हैं ये टूट जाएंगी, विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स टूट जाएंगी। मैंने तो एक पोस्ट डाला था, चैलेंज दिया था कि करनाल शहर में कोई 1 किलोमीटर की वीडियो बना के डाल दे जो सड़क टूटी ना हो। मैंने पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा। तो देखो ना जी, किसी ने नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई, है ही नहीं। आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे ऊंट गाड़ी में ना सफर कर रहे हो, ठीक है, गाड़ी ऐसे ऐसे चलानी पड़ती है। लोग कहते हैं गाड़ी चलानी नहीं आती, उन्हें क्या मालूम अपनी गाड़ी बचा रहे हैं गड्ढों से। तो यह हाल हो रखा है जी। गड्ढे कहते हैं विरासत में मिले थे। तो फिर इन्होंने क्या बदला, इन्होंने क्या बदला? इनकी गाड़ियां इमीडिएट आ जाती हैं, इनके हेलीकॉप्टर इमीडिएट आ जाते हैं, इनके सारे कार्यालय, मुख्यालय, शिक्षालय, सब कुछ, पिनालय, सब कुछ बन जाते हैं इनके। बाकी क्या, बाकी विरासत कल मैं इनके एक मंत्री जी का बयान सुन रहा था, वो कहते जो महंगाई है नेहरू जी की देन है। मेरे को ताली बजाने का दिल किया, मैंने बजा दी जी। और क्या कर सकते हैं, गुलाम भेड़े ताली बजा सकते हैं, तालियां बजाएंगे जी। साहिल जी, आपने भाजपा के मंच में एक बार मैंने आपको सुना था इब्राहिम मंडी के अंदर। हाँ जी। आपने वो डायलॉग कौन सा मारा था? मैंने वो डायलॉग मारा था कि अगर करनाल शहर की सत्ता ऐसी कुर्सी पे बैठेंगी जिसके 4 अलग अलग पाए होंगे तो कुर्सी गिर जाएगी। तो उस टाइम का मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था, अपना एक वीडियो डाल के 45 मिनट्स का, कि उस दौरान हुआ क्या था और कैसे कैसे चीजें घटित हुई थी। ना चाहते हुए भी चीजें घटित हुई थी,
तो वो था एक जी, वो भी पार्ट था, दौर था जी, क्योंकि मैं राजनीति में हूं नहीं, राजनीति मैंने साम दाम दंड भेल वाली आती नहीं, तो मुझे नहीं पता नहीं जी लोग मौका परस्त लोग कैसे आपके मौके का फायदा उठा जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, पता नहीं वो, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मैं तो जयप्रकाश गुप्ता जी का भी बोलता हूं, उनके साथ क्या किया आपके सामने है। आज वो बैठे हैं, ना उनकी कहीं पे कोई, उनके कहीं से कोई काम हो रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है, लेकिन उनको सपने इतने बड़े बड़े दिखा दिए। तो उनका भी वो मौके का फायदा उठाया गया कि ले आओ इनके जो 10,000 5,000 7,000 वोट है वो भी ले लो अपनी तरफ। तो बस इन्होंने तो जी वो करना होता है कि इस मौके पे कौन उठाना है, इस मौके पे कौन उठाना है, इस मौके पे कौन उठाना है, सिर्फ यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे तो जी उस प्रोग्राम में मुखिया साहब ने ये बोला था कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करो। मैं पहला व्यक्ति जिसने सीएम को मुंह पे मना किया हो कि नहीं मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं करता, ना मेरी इच्छा। आप मुझे एक दिखा देना इस दुनिया में कोई कि सीएम ऐसा बोले और किसी की हिम्मत हो जाए बोलने की। मैंने बोला था। तो यूज किस का हुआ? जैसे आपने जेपी का नाम लिया, जयप्रकाश गुप्ता का लिया। देखो जी, और मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उनका शुभ चिंतक हूं, मैंने इनका ले दिया, मैं उनका शुभ चिंतक हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि करनाल के जो बहुत सारे काम हुए हैं, लोग अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं, वो हर एक का ठीक है जी, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन करनाल में जहां पे भी मैं जाता हूं, कहीं ना कहीं लोग बोल देते हैं ये गली उनकी वजह से बनी थी, ये लाइटें उनकी वजह से लगी थी, ये हमारा पक्का उस वजह से हुआ था। तो मुझे सुनने को मिल जाता है, तो जो सच्चाई है वो बोलने में बयां कर देनी चाहिए, वो किसी भी पार्टी में हो। मैं व्यक्ति विशेष पे फोकस करता हूं जी, व्यक्ति विशेष कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, मैं उनकी पार्टी नहीं देखता जी। मैंने तो देखा है कि वो कुछ देशभक्ति की बात करने वाली पार्टी में बलात्कारी भी मिले हैं जी, मसाज करने वाले भी मिले हैं, मग करवाने वाले भी मिले हैं, और देशद्रोही कहने वाली पार्टी में बेहतरीन लोग भी मिले हैं। तो इसलिए पार्टी पुटी कुछ नहीं जी, व्यक्ति विशेष बहुत मायने रखता है। साहिल जी, आपने एजुकेशन क्या ली हुई है? मैंने एमबीए किया हुआ है जी। राजशास्त्र पढ़ा आपने? नहीं, राजशास्त्र नहीं पढ़ा जी, मैंने तो राजशास्त्र इसलिए नहीं पढ़ा, मुझे तो इतना मालूम था कि राजशास्त्र जो होता है एकमात्र जरिया होता है अपने समाज, अपने देश, अपने शहर के लिए कुछ बेहतरीन करने का, ये एकमात्र जरिया है। लेकिन लोगों ने इसे लूट का धंधा बना दिया, दुकान बना दी। जब टिकटें बिक रही हैं, जो 4-4 करोड़ रुपए में टिकटें बिकेंगी, 8-8 करोड़ रुपए में टिकटें बिकेंगी, 22-22 करोड़ में मंत्री की कुर्सी बिकेगी, तो फिर वो देने वाला पूरे करेगा पैसे, 5 साल में जनता का काम करेगा जी, ये तो सब समझदार है। साहिल जी, एक प्रश्न मेरा और उठता है दोस्तों, आपको बता देते हैं, प्रश्न बड़ा गंभीर हो गया। साहिल जी से जब चर्चा चल गई तो प्रश्न गंभीर हो गया। साहिल जी, जितने भी लोगों को, प्रभावशाली लोगों को जब दल बदल किया जाता है तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपको पता है? बिल्कुल। मेरे को तो एक ही यही बात समझ नहीं आती थी, जब हम एक पार्टी बात करती है राष्ट्रवाद की, तो मैंने कभी भी उनको किसी भी चीज का अपोज करते हुए नहीं देखा। राष्ट्रवाद की बात करते हो आप, कल तक उसको कह रहे थे देशद्रोही, लुटेरा, आज वो आपकी पार्टी में आते ही माई बाप हो जाता है, आप जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू करते हो। अरे आपकी आत्मा जिंदा है या मर गई? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यही, आपकी आत्मा जिंदा है या मर गई? सुखीजा जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी था वो था मिस्टर शुभेंदु अधिकारी, और वो इनकी पार्टी उसे टीएमसी का सबसे बड़ा गुंडा करार देती थी कि टीएमसी पार्टी का सबसे बड़ा जो गुंडा है वो शुभेंदु अधिकारी है। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा आते आते वो आपकी पार्टी में आ गया, वो माई बाप हो गया, वो जिंदाबाद के नारे शुरू हो गए, वो इवन आपका सीएम कैंडिडेट तक भी बन सकता था अगर सरकार आ जाती, और वो नहीं बना तो आपने विपक्ष का नेता तो बना ही दिया उसे। तो साहिल जी, हरियाणा का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? देखो जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैंने भी शुभेंदु अधिकारी को मैंने नहीं कहा था गुंडा, ये कहते थे। इनकी नजर में जो आज मेरे जैसे जो लोग इनको आलोचना करते हैं इनकी गलत नीतियों की, तो इनकी नजर में आज मैं गुंडा हूं जी। अगर मैं इनका कल झंडा उठा लूं, इनके जिंदाबाद के नारे लगा दूं, मुखिया साहब के 10 बार पैर दबा दूं, तो साहिल हिंदुस्तानी भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, वो भी सबसे बड़ा देशभक्त हो जाएगा, वो भी राष्ट्रवादी हो जाएगा। अभी नहीं होगा, अभी ना तो मैं राम भक्त हूं, ना मैं देशभक्त हूं, ना मैं राष्ट्रभक्त हूं। जैसे इनकी पार्टी ज्वाइन करूंगा तब हो जाऊंगा, क्योंकि इन तीनों के सर्टिफिकेट इनकी पार्टी से मिलते हैं जी। हाँ, ठप्पा लगेगा जी, ठप्पा लगेगा, बिल्कुल। आप देखो ना, इस लोकतंत्र में सीएम चेंज हो रहे हैं, 5 साल में 3-3 सीएम। अरे आप उनकी पेंशन बनवा रहे हो, पेंशन बन गई ना जी। हमारा तो लोकतंत्र में बड़ा अच्छा सा संविधान में नियम है, 4 दिन का भी सीएम वो भी पेंशन लेगा। साहिल जी, हमने प्रश्न उठाया था कि एमपी, एमएलए, सांसद या राज्यसभा सदस्य या पार्षद,
जो लोग भी हैं इनकी पेंशनें बंद होनी चाहिए, तभी तो फायदा होगा जनता को। मैंने अपने इस घोषणा पत्र में लिखा हुआ है जी, और विद एफिडेविट देने को तैयार हूं कि अगर मैं उस मुकाम पे पहुंच जाता हूं आप सब जनता के सहयोग से, तो मैं अपनी तनख्वाह का 40% लूंगा, और पेंशन भी वो लूंगा जो बुढ़ापा पेंशन होगी। कोई देना एफिडेविट आए ना इस इंटेंशन से। इंटेंशन तो ये नहीं है ना सुखीजा जी, जब संविधान आपको अधिकार देता है, आप आजाद उम्मीदवार के, अगर आप जनता की सेवा करना चाहते हैं तो आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे आ जाओ। क्यों आप पार्टी के धक्के खा रहे हो टिकट के लिए? क्यों आप वहां पे बोलियां लगवा रहे हो और बोली लगा रहे हो? अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप 4 करोड़ रुपए वहां टिकट के दे रहे हो, उससे अच्छा है ना 4 लाख रुपए खर्च के सीधा आ जाओ। क्यों नहीं करते? क्यों इंतजार करते रहते हैं पार्टी टिकट देगी, पार्टी टिकट देगी? तो सुखीजा जी 4 करोड़ जो टिकट के देगा, 3 करोड़ की जो दारू मदरा और मदिरा चलाएगा, तो 7 करोड़ खर्चने के बाद वो कौन सा जी वो पेंशन नहीं लेगा, तनख्वाह नहीं लेगा? वो तो डेली हिसाब रखेगा कि यार ये पूरे करने 5 साल में। आज सुबह 40 लाख का बजट है, आज सुबह 50 लाख का बजट है, आज 70 लाख का बजट है, ये आने चाहिए। तो ये तो जनता को समझना है। पता नहीं जी कब जागेगी हमारी जनता। आपको लगता नहीं है राजनीति, सरकारें, ये सब कॉरपोरेट है? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जी, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स फाइनेंस करते हैं, उसके बाद आपको उनका रिटर्न देना पड़ता है 5 साल में। यही सब हो रहा है, हर एक जानता है। लेकिन साहिल जी, जिन लोगों का राजनीतिक शोषण हो चुका है, जिनको बहला फुसला कर दूसरे दलों से अपने दलों में ले आए हैं, और आज वो उन लोगों को कुछ मिला नहीं है, तो वो लोग तो परेशान हैं, तो उनका होगा क्या? सुखीजा जी 5% लोग ईमानदार हैं। अच्छा। जो परेशान है, बाकियों ने ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया। ठेकेदारी मतलब लाइजनिंग कराना। बड़े नेताओं से कॉन्ट्रैक्ट है, वो उन पार्टियों को देखते हैं जो पार्टी को ठेका चाहिए, टेंडर चाहिए, वो छोटे को अप्रोच करती है, छोटा सेटिंग कराता है, अपना हिस्सा लेता है, शांत हो जाता है। कोई यहाँ पे 5% होंगे ऐसे, 95% बड़े खुश हैं जी। आप देखो ना, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कोई सेवा करना चाहता है शहर की और 30 सालों से पार्टी में है, सुखीजा जी मेरे को बड़ा लॉजिकल सा सवाल है, जवाब देना। अगर आप करनाल शहर की सेवा करना चाहते हो और आपने एक राजनीतिक दल ज्वाइन कर लिया और 30 सालों तक भी आपको मौका नहीं मिला, तो आप क्या कर रहे हो उस राजनीतिक दल में? क्या कर रहे हो? आप तो सेवा तो कर ही नहीं पाए ना। आपने तो सिर्फ आज तक 30 सालों तक झंडे उठाए, दरिया बिछाई, नारे लगाए। जनता का तो आपने कुछ भला किया ही नहीं। जनता के मुद्दे पे आप पिछले 7 सालों में मुझे इस पार्टी का एक लोकल नेता बता दो जो आपको सड़कों पे दिखाओ। एक बता दो, मैं खड़े चौक पे उसकी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। आपके मन से बोल रहा हूं। जिस चौक पे कहेंगे, कमेटी चौक पे, महात्मा गांधी चौक पे, जिस चौक पे कहेंगे उनकी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। अगर वो पिछले 7 सालों में जनता के किसी भी मुद्दे पे जनता के साथ खड़े हुए हो, तो वो पानी की बात हो, वो बिजली की बात हो, वो सड़कों की बात हो, वो भ्रष्टाचार की बात हो, वो रिश्वत की बात हो, वो बलात्कारियों की बात हो, हत्याओं की बात हो, लाइटों की बात हो, आटा घोटाला हो, किसी पे भी बताओ, किसी एक पे बताओ, आपको एक भी नजर नहीं आएगा। वो लगे हुए अपना। बिल्कुल दोस्तों, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं और सब काम हो रहा है, और आपको बता देते हैं घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। साहिल जी कह रहे हैं एक से बढ़कर एक घोटाला, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। साहिल जी, आपको लगता क्या ये बदलाव कैसे आएगा फिर? ये तो जनता को जागना पड़ेगा सुखीजा जी। जब तक जनता नेताओं के पैरों में ऐसी ही पड़ी रहेगी, उनको राजा महाराजा वाला ट्रीटमेंट देती रहेगी, एक नेता को क्या दिक्कत है? आपके सामने हमारे प्रदेश के मुखिया साहब 2 बार ऑल ओवर इंडिया के सर्वे में सबसे लास्ट नंबर पे या सेकंड लास्ट पर आए हैं जी। मैं नहीं कह रहा, वो जनता ने अपना सर्वे अपना वक्तव्य दिया। बावजूद उसके अगर वो यहाँ पे उतरेंगे और फूलों के गुच्छे, मालाएं बाऊजी पैरों में गिरेंगे, तो उन्हें क्या दिक्कत है? वो तो उसी ओरा में रहना चाहते हैं, वो तो उसी में रहना चाहते हैं। अरे उनको अपना तो बढ़िया फील हो रहा है ना जी। मेरे को दुनिया बाहर गाली देती रहे, अगर मैं यहाँ मक्खन के साथ बढ़िया रोटी खा रहा हूँ, मुझे क्या टेंशन है? तो उनके साथ वही है। तो उनको बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया फूलों के गुच्छे मिल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया यहाँ 2 4 5 7 कुछ चाटुकार चापलूस हैं, तो उनको चढ़ाए रखते हैं। और उन्होंने भी आंखें बंद की हुई हैं। मेरे जैसों की जो करनाल शहर की आवाज़ उठाते हैं, वो उनको नहीं सुनते। यहाँ के लोग, मैं आपको बता देता हूँ, एक आधा तो हमारा भी होता है ना जी, शुभचिंतक या मित्र इनकी पार्टी में, वो हमें बता देता है कि साहिल जी वहाँ पे आपकी आवाज़ नहीं पहुँचाई जाती, वहाँ पे ये बोला जाता है साहिल हिंदुस्तानी का इलाज करना है जी, कैसे करें, ये बहुत बोलता है।
लेग पोलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज्यादा जी। फिर आप करनाल शहर का भला कैसे कर सकते हो? मेरे अंदर राष्ट्रवाद है, मेरे अंदर मेरी आस्था है भगवान श्री राम के प्रति, और मैं आपको कैसे प्रूव करूं? लेकिन आप फिर भी मुझे मेरी टांग खिंचाने पे लगे हो, तो आपके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है ना, आपके अंदर नहीं है। अभी आरटीआई जो लगाते हैं हमारे राजेश शर्मा जी, उन्होंने आरटीआई लगाई, वो जो सूर्य नमस्कार के जो वो बनाए थे स्टैच्यू से, 4 या 5 थे, जो बाद में टूट भी गए, किसी ने तोड़ दिए, उनका खर्चा लगभग 22 लाख रुपए बता रहे हैं। 22 लाख रुपए के वो स्टैच्यू। तो एक सज्जन ने लिखा हुआ था, भाई मुझे दे देते, मैं साल भर जिंदा वहीं पे खड़ा रहता सूर्य नमस्कार करते हुए। देखो तो सही, जनता के टैक्स के पैसे को, खून पसीने के टैक्स के पैसे को कैसे आग लगाई जा रही है। ये आग लगाना कहते हैं जी, पैसे को आग लगाना। एक होता है पैसा पानी की तरह बहाना, एक होता है पैसा को आग लगाना। यहां पे आग लगाई जा रही है। वो तो साहिल जी बड़े मामले उठे हैं, जैसे गीता द्वार की बात हुई थी। गीता द्वार भी कहते हैं 98 लाख रुपए का बना था, और ठेकेदार कहते हैं हम 25 से 30 लाख रुपए में बना देंगे, हमें ठेका दे दो, हमें ठेका दे दो। तो ये मामले तो चल ही रहे हैं पूरे के पूरे। उनका जब चल होगा रहे क्या? होगा क्या? जनता क्यों नहीं जागती? मैं सर, जनता जाग गई, जनता चलो जागेगी। जनता को ना सर, एक ना हमारी जनता ना बड़ी जल्दी भ्रमित हो जाती है। वी ऑल आर वेरी हैविंग शॉर्ट टर्म मेमोरी, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, बहुत जल्दी। मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, एक चुनाव के दौरान एक मंत्री जी ने किसी की 2 लाख रुपए की सहायता की, और उसको हाईलाइट कराने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्ची दिए। अखबारों में, मीडिया में, तामझाम में सब तालियां बजा रहे, अरे देखो मंत्री जी का कितना बड़ा दिल। अरे बेवकूफ जनता, आपके 2 करोड़ 2 लाख रुपए पे आग लगा दी उन्होंने, आपको सिर्फ 2 लाख नजर आ रहे हैं। तो ये तो हाल है। तो सुखीजा जी, जनता नहीं जाग रही, तो मैं तो बार बार एक शब्द बोलता हूं, नहीं बोलना चाहिए, जबकि मुझे अपने देश से मोहब्बत है, मेरा गर्व है, मेरा सौभाग्य है मैं इस देश में पैदा हुआ। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है मैं इस सिस्टम में जी रहा हूं, इस सिस्टम का एक पार्ट हूं। ये मेरा दुर्भाग्य है। मेरा सौभाग्य है मैं इस धरती पे जन्म हुआ, मेरा दुर्भाग्य है इस सिस्टम में मैं जी रहा हूं। हमारा देश धीरे 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 विनाश की तरफ बढ़ रहा है, अंदर से खोखला हुआ पड़ा है। ऊपरी बातें, हवाई बातें, जुमले मर्जी, जुमलेबाजी जितनी मर्जी करते रहो ना, एक्चुअल कुछ एक पेड वर्कर है। अब सुखीजा जी, आपको कोई 10 लाख रुपए महीना दे और कहे सुखीजा जी मेरे बारे में सुबह से शाम तक ताली बजानी और जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, अगर मुझे अपना परिवार पालना या आपको अपना परिवार पालना, तो पाल कर देंगे ना, हमें क्या दिक्कत है। हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, अपने मालिक को अच्छा ही तो बताते हैं। ये तो फ्री में जिंदाबाद करवाने वाले लोग हैं ये। अरे नहीं सुखीजा जी, मैंने बोला ना 5% लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी वाले बैठे हैं, वो घुट रहे हैं बेचारे, इस पार्टी में घुट रहे हैं। उनके अब कहने क्या है जी, हम तो खूंटे से बंधे हुए लोग हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अरे भैया जब देश विनाश की तरफ जा रहा हो तो तब तो खूंटा छुड़वा लो। अगर भारत माँ के लिए भी आप अपना खूंटा नहीं तुड़वा सकते तो फिर तो दोबारा गुलाम हो जाएगा, फिर दोबारा खूंटे से बंधे रहना, यही होगा जी, और क्या होगा। अगर कांग्रेस के लोग भी यही कहते, कांग्रेस के लोग, क्योंकि देखो जी सत्ता रही उनके पास 40-45 साल, अगर वो भी यही कहते हमारे माँ बाप हमें खूंटे से बांध गए कांग्रेस के, तो आज आपकी सरकार थोड़ी ना आनी थी, नहीं आती, वो भी खूंटे से बंधे रहते। तो उन्होंने देश के बारे में सोचा, वो तुमसे ज्यादा राष्ट्रवादी निकले, वो तुमसे ज्यादा देशभक्त निकले, लेकिन आपको सब कुछ सच नजर आ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए राष्ट्रहित, देश हित से बड़ा पार्टी हित हो चुका है। आप खूंटे से बंधे रहो। अच्छे लोगों को टिकट नहीं मिलती, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी पार्टी बुरी है, लेकिन अच्छे लोगों को टिकट नहीं मिलती। अच्छे लोग दरिया बिछाते रह जाते हैं। कोई टिकटॉक स्टार को वीडियो मिल जाती है, ओ देखो सोचने की बात है, टिकटॉक स्टार को यहां पे विधायक की टिकट मिल जाती है, कांग्रेस से पार्टी आए वाले को सांसद की टिकट मिल जाती है, दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को, सिंधिया साहब को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो बेचारे, मेरे को उन पे तरस आता है जो दरिया बिछाते रह जाते हैं, नारे लगा जाते हैं, उन पे तरस आता है। बात वाकई में बहुत बड़ी है दोस्तों। जो लोग खूंटे से बंधे हैं ना, जब टिकट लेने का समय आता है तब भी वो खूंटे से ही बंधे रहते हैं जी। उनकी मजबूरी है, उन्होंने अपने गुट बना रखे, मैं इसके गुट का हूं, मैं इसके गुट का हूं, मैं उसके गुट का हूं। अब मुझे कई बार तो ये लगता है कि उनको दिवाली दशहरा पहुंचता रहता है। हाँ। दिवाली दशहरे की मिठाई पहुंचती रहती है, हैप्पी बर्थडे गिफ्ट भी, हाँ हैप्पी बर्थडे गिफ्ट भी पहुंचते रहते हैं, दिवाली दशहरे की मिठाई भी पहुंचती रहती है, या उनको 2-4 टूर लगवा दिए जाते हैं, चल तेरे को यहाँ घुमा के लाता हूँ, अरे कोई बैंकॉक है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, चल तुझे वहां घुमा लाता हूँ, चल वो वहां घुमा लेता हूँ। अच्छा, वो उसी में खुश होते हैं, 4 फोटो डाल के देखो मंत्री जी के साथ घूमते हुए, वो उसी में खुश है,
वो उसी में खुश है। कल मैं किसी सज्जन का ना, मैं नाम नहीं जानता, एक वीडियो आ रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। कहता है जी मैंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और जो जैसे आ रहा है ना मेरे पास, मैं उसको वैसे ला रहा हूँ। वो चाहे पैसों में आ रहा है, कहता है किसी ने मुझे कहा मसूरी घुमा के लाओ, मैं आपका साथ दूंगा, मैं उसको मसूरी घुमा लाया। किसी ने कहा मेरे घर पे टीवी लगवा दे, मैंने उसको टीवी लगवा दिया। कहता है मैंने तो सोच लिया अब कि जो जैसे आना चाह रहा है, जिसने अपनी जितनी औकात रखी हुई है बिकने की, मैं उसको हिसाब से खरीदूंगा। कौन है वो? पता नहीं कौन था, मेरे को, मैंने देखा नहीं, कोई नाल का था, बाहर का? नहीं, किसी का वीडियो था, किसी का वीडियो था। सोशल मीडिया पे हाँ, वीडियो। सोशल मीडिया पे था, कोई पत्रकार उनको कवर कर रहा था, तो मैं उनको सुन रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा कि उसने एक जो बात बोली ना, बड़ी अच्छी लगी कि जिसकी जितनी औकात है ना, मैं उस हिसाब से उसको खरीद रहा हूं। जिसने अपना बोर्ड लेके बैठा है ना जी, मेरा ये प्राइस है, मैं उसको वो प्राइस दे रहा हूं, खरीद रहा हूं। तो इसमें बुरा क्या है फिर? हाँ, तो बस एक दिन देश भी बिक जाएगा जी, एक दिन फिर तो इस हिसाब से देश भी बिक जाएगा। भाई जी, एक मामला और प्रकाश में आ रहा है, आपको बता देता हूँ कि गुप्त रूप से ना बुक्का भेंट करने का सिलसिला चल रहा है। अच्छा, मेरे को लगता है कुछ बदलाव होने के चक्कर में वो बुक्के चलने शुरू हो गए। आपको क्या लगता है? पता नहीं जी, ऐसा हो सकता है जी। मुझे इस बारे में सच में आपके रिसोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जानकारी मिलेगी मैं पक्का मैं सोचूंगा, विचार करूंगा कि कौन है कौन नहीं है। पर हो सकता है जी, जब उत्तराखंड में ऐसा हुआ तो यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी और की भी पेंशन बनवानी हो, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात है। पेंशन डबल तो बनती नहीं। अगर आप बुढ़ापा पेंशन या बेरोजगार पेंशन या कुछ पेंशन बनवाने जाएंगे, आसानी से नहीं बनेगी। नहीं, लोग बहुत सीएम तंगी की, विधायक की, सांसद की पेंशन आसानी से बन जाती है यहाँ पे। मैं वो तो कह रहा हूँ, वो आसानी से बन जाती है। नेताओं की पेंशन जल्दी से आसानी से बन जाती है। दोस्तों, जो मैंने बात कही है ना अभी कि गुप्त रूप से बुक्का भेंट परंपरा शुरू हो चुकी है, इसमें सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह है ये वाला। सत्ता लोगों के पक्ष, आप मेरी बात समझ गए? अब मैं जो कहना चाहता हूँ आपके संज्ञान में है ये मैटर। अब बुके अगर दूसरी पार्टी को जा रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, बुके का सिलसिला दूसरी पार्टी के नेताओं पे चला गया है। हाँ, बिल्कुल चला गया है। इनकी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, इनकी पार्टी के व्यापारी नेता, मेरी जानकारी में संज्ञान में है कि उनका बुके का सिस्टम दूसरी पार्टी के नेताओं पे जाना शुरू हो गया। उन्हें हवा का रुख पता चलना शुरू हो गया कि ये रिपीट नहीं कर रहे हैं। हरियाणा में करनाल की सीट भी पिछली बार ये बोल रहे थे 1 लाख वोटों से जीतेंगे, तब भी मैंने चैलेंज किया था अगर टोटल 1 लाख आ जाए तब भी बोल देना, और टोटल 80,000 के लगभग आए। वो भी शाम दाम दंड भेद, एक एक एमसी को यहां कटारी रखी हुई थी। उनके एक एक वोट चेक किया जा रहा था, इस गली के कितने आए, इस गली के कितने आए। एमसी पे सोचो कितना मानसिक दबाव था। और एमसी बेचारे क्या करते, यही कह रहे थे भाई हमने आपका काम करना है, अगर ये नहीं रहेंगे तो किससे काम कराएंगे। वो जनता को बेचारे को बरगला रहे थे। आज वो दुखी हैं। 7 सालों बाद एमएलए ये कहते हुए मिलते हैं हमारी कोई अधिकारी नहीं सुनता, पार्षद ये कहते हुए मिलते हैं नगर निगम के अधिकारी हमारी नहीं सुनते। आपने तनख्वाहें ले ली, आप लोगों ने खर्चे ले लिए, आप लोगों ने ऐशो आराम कर ली, आप लोगों ने दिवाली दशहरे की मिठाइयां खा ली, और 7 साल जनता के बर्बाद कर दिए। जब 7 साल बाद भी आप ये कह रहे हो हमारी कोई नहीं सुनता, तो इसका मतलब काम हुआ ही नहीं ना। माल खा गए ना। देखो काम हुआ ही नहीं, काम वो बाल खा गए, आपका काम नहीं हुआ। ये तो आपने भी कहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ है जी। ये यूनिवर्सल नहीं, दो चार एमसी हैं जो क्रांतिकारी विचारों के हैं। क्यों मैं उन्होंने माल नहीं खाया? नहीं, उन्होंने माल मेरे हिसाब से नहीं खाया होगा, क्योंकि जिन्होंने तो सारे ईमानदार हैं। देखो ऐसा है जी, जो माल खाता है ना जी, उसकी आवाज दब जाती है। विरोध नहीं करते, उसकी आवाज दब जाती है, उसकी आवाज में वो जान नहीं होती। मेरी आवाज में आप जान देख रहे हो। कोई इस शहर का छोड़ो, प्रदेश का छोड़ो, इस पूरे देश का कह रहा हूं, कोई एक आदमी ये तो बोल दे मैंने उसके साथ बेईमाना किया, उसके पीठ में छुरा गोपा, एक आदमी, एक, तो ठीक है। तो ऐसे ठोक बजा के कहता हूं, हाँ मुझे इतना मालूम है सुखीजा जी, मुझे किसी दिन मरवाएंगे, मुझे किसी दिन झूठे केस में फंसाएंगे, जानकारी है मुझे इस बात की। इतने भले लोग नहीं है, इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत ही राष्ट्रवादी और देशभक्त लोगों से है। आपको बड़ी सच्चाई वाली बात बता रहा हूं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। गौ माता की बात करते हुए सैकड़ों गोवंश सड़कों पे घूम रहा है जी, एक्सीडेंट में रोज मर रहा है, जीटी रोड पे डेली मर रहा है। क्या कर रहे हैं, क्या कर, मैंने अभी एक देखा, मैं अपनी गाड़ी पास कराने गया तो मैं देख रहा वो किसी की पर्ची कटी हुई थी, उस पर 500 रुपए की काउ सेस लगा हुआ था। आप मानेंगे,
मेरी आंखें खुल गई। काउ सेस लगा हुआ उसके ऊपर 500 रुपये। उसके बाद गायें सड़कों पर घूम रही हैं, और कुछ गायें तो वो हैं जिनके कान में वो जो होता है ना, वो एक आइडेंटिटी डाली जाती है गौशाला की, वो वाली घूम रही हैं, वो वाली घूम रही हैं। मतलब तंत्र खराब हो चुका है। मैं कह रहा हूं सब कुछ खराब हो चुका है, जर्जर हालत चल रही है सर। यहां पर आप शिकायत किसी को नहीं कर सकते। आपको अब ये मालूम ही नहीं है, मैं प्रदेश शहर की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूं, कि अगर आप दर्द में हैं, अगर आपकी कोई न्याय की गुहार है, तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही नहीं सकता, एक ऐसा लेवल मिल ही नहीं सकता जहां पे आपको विश्वास हो कि यहां पे गुहार लगाओगे और आपका काम हो जाएगा। साहिल जी, आपको यदि मैं आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे, लंबा हो जाता है प्रोग्राम, करनाल के हालात के बारे में पूछें तो करनाल के हालात इस समय कैसे हैं? गुलदस्ता गैंग को जवाब देना चाहिए। अगर उनकी आत्मा जिंदा है जिंदा होती तो फिर गुलदस्ते क्यों बांटते? तो फिर करनाल की हालत और बुरी होगी जी। मैंने इससे बुरी हालत करनाल शहर हरियाणा 1966 में बना था जी। करनाल शहर हरियाणा का सबसे खूबसूरत तब भी था, आज भी है, क्यों झूठ बोलूं, करनाल शहर। लेकिन जो हालत करनाल शहर की सड़कों की, सिस्टम की, कानून व्यवस्था की हो चुकी है, वो आज से पहले ना कभी थी और ना मुझे लगता है इनके जाने के बाद कभी होगी, क्योंकि इनके जाने के बाद कोई तो वारिस होगा इसको संभालने वाला। करनाल शहर लावारिस नहीं रहेगा, आज के दिन पूर्ण तैयार लावारिस है। अगर मेरे को कोई दिक्कत है तो मैं किसको अप्रोच करूं, बताओ, आप मुझे बता दो किसको अप्रोच करूं, जिससे जो जहां पे सुनवाई हो जाएगी, आप बताओ, एक जगह बताओ। आप मुझे एक सेकंड दे दो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप अपनी चीज़ दिखाओ, मैं तब तक मैं लोगों को अपनी बात सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरी बात भी ध्यान से सुन लेना, साहिल जी काफ़ी बता रहे हैं, जानकारियाँ आपको काफ़ी दे रहे हैं। दोस्तों, सीधा सा सवाल उठ रहा है कि करनाल के हालात भीतर से खोखले हो गए हैं, बाहर से बढ़िया और भीतर से खोखले होते जा रहे हैं। इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो लोग मौज मस्ती मार रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हो साहिल जी? अब आप मैं आपके कैमरे पे पहले ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके इनको आप दिखाइएगा, दिख गया? कर लो, पीछे कर लो थोड़ा सा, दिख गया? दिख गया, सबको दिख गया। अब आप ये देखिए सुखीजा जी, इस पे स्कूल की स्टैंप लगी हुई है, हाँ। ठीक है जी, साइन भी है। मैं अपने बच्चे की 3 महीने की फीस भरने के लिए गया था। मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं फीस भरने को तैयार हूँ, ट्यूशन फीस। मैं डेवलपमेंट चार्जेस और एडमिशन फीस भरने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और डेवलपमेंट स्कूल 2 साल से बंद पड़ा है, क्या डेवलपमेंट हुई उस पर? मैं 3 महीने की फीस भरने गया, उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने स्टैंप भी लगा दी, साइन भी कर दिए, मुझसे पैसे भी ले लिए। लेकिन फिर उन्होंने पिछले वाला पेज पलटा, उन्होंने कहा अरे आपने तो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए अभी तक। मैं कहा नहीं दिए, तो कहते जी हम आपकी फीस ही नहीं ले सकते। ये मेरे पास सबूत है। और इस चीज के लिए एक आम नागरिक को चिल्लाते चिल्लाते मैं संजय बठला जी को ज्ञापन दे चुका, मैं हमारे सांसद महोदय संजय भाटिया जी को ज्ञापन दे चुका, ठीक है, मैं यहां पे डीसी साहब को ज्ञापन दे चुका कि ये जो स्कूलों की डेवलपमेंट चार्जेस है और जो स्कूलों की एडमिशन फीस है, इस पे रोक लगे। आम आदमी की आमदनी कम हुई है, 2 सालों में महंगाई लगभग दुगनी हुई है, रोटी खाने के लाले पड़े हुए लोगों को, तो आप इसमें आम नागरिक की सहायता करें। हम फीस देने को तैयार है ना जी, स्कूल लग रहे या नहीं लग रहे, बावजूद उसके मैं फीस देने को तैयार हूं। ये तो उनके साथ उनको गलती हो गई, उन्होंने स्टैंप लगा दी, नहीं तो वो तो मुकर जाते कि साहिल हिंदुस्तानी तो फीस देने ही नहीं आया आज तक। साहिल जी, बिना कुछ लिए हम पैसे दे रहे हैं, हाँ, इससे बेड़ा गर्क और क्या होगा? चलो जी, मैं तो सुखीजा जी उसको भी मानता हूं कि ठीक है, वहां पे ड्राइवर भी हैं, काहे के ड्राइवर हैं? टीचर्स भी हैं, टीचर्स को भी अपना घर चलाना है। मेरा तो इच्छा थी कि 50% ट्यूशन फीस होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टीचर्स को 50% भी नहीं दे रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी धांधली हुई है हरियाणा। अरे सर, मैं आपको बहुत, अध्यापक ना सामने नहीं आते, वो कहते हैं हमारी नौकरी चली जाएगी। कागजों में उनकी तनख्वाह 18,000 है, हकीकत में उनको 9,000 मिलती है, कोरोना काल में सिर्फ 4500 मिल रही है, 9,000 का भी आधा मिल रही है। लेकिन वो अध्यापक बेचारे कहते हैं जी हमारी नौकरी चली जाएगी, और सरकार की तरफ से तो बेरोजगारी के आंकड़े हरियाणा में नंबर 1 पे हैं, इनके राज में कहीं और मिलनी भी नहीं, तो फांसी खानी पड़ेगी और बच्चों को जहर की गोलियां खिलानी पड़ेंगी। इससे अच्छा है कि चुपचाप ये 4500 रहते रहो और रोटी खिलाते रहो बच्चों को। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं, आप देख लीजिए, ये बड़ा इशू है, ये वाला काफ़ी बड़ा इशू है। हर पेरेंट्स परेशान है, बिना बच्चों को पढ़ाए लिखाए
स्कूल वाले फीसें मांग रहे हैं, और इवन देन की कई मामले ऐसे आते हैं कि जब बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में चेंज करना हो तो एसएलसी के लिए भी पहले पैसे मांगते हैं, उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। मामला बड़ा गंभीर है। साहिल जी, आपने हमसे बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुखीजा जी, आपका धन्यवाद, आपने सुबह सुबह समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने मुझे मंच दिया अपनी बात रहने के लिए, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, आपको बता दें जाते जाते एक बार फिर बता देते हैं आपको अच्छी सी बात आपके साथ। दोस्तों, चाय की चुस्की जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी, बेहद ही तेजी से चल रहा है। साहिल जी, आपको वैसे प्रोग्राम हमारा लगा कैसे, ये चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी? मेरे को बस इसमें जो बात करेंगे उसकी की जगह कुछ और शब्द होना चाहिए था, इसकी या इनकी, मेरे मन में ऐसा आता है, क्योंकि अगर मैं साथ में बैठा हूं तो उसकी लगता है पता नहीं किसकी, सच बताऊं आज तो आपकी थी। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना जी, मेरी थी। चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी में, अब मैं साथ में बैठा हूं, लेकिन अगर ये टैगलाइन बोलेंगे तो लगेगा उसकी किसकी। तो ये हो सकता है चाय की चुस्की, बात करेंगे इसकी, या चाय की चुस्की, या बात करेंगे इनकी। आज आपकी मनोकामना। दोस्तों, चाय की चुस्की, बात करेंगे इसकी, मतलब इनकी, साहिल जी की, ये कंसेप्ट है हमारा जो बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, और लोग हमें पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं और बड़ी तारीफ करते हैं। मैं इन सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, आपको बता दें जाते जाते फिर एक बात बता ही देते हैं आपको। दोस्तों, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है, नेता की बात कर रहा हूँ, तो इस स्कैंडल का उजागर करना बड़ा जरूरी है कि आखिरकार किस षड्यंत्र के तहत बच्चों की फीसें स्कूल में ली जा रही हैं। मामला बड़ा दर्दनाक है। आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी, और आप मेरे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी, मतलब उसकी यानी आपकी। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।